हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या पूरा होता है नेशनलिज्म। और इस वाले पार्ट में हम समझेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म जो है वो नेशनलिज्म का एक निगेटिव रूप है, जो हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। और हम समझेंगे इसमें एक और चीज़ कि कैसे ये नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म आया और कैसे इंपीरियलिज्म से वर्ल्ड वॉर 1 होगा। तो इन तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी दिया हुआ है बाल्कन रीजन का, तो उसको भी समझेंगे दोस्तों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक का नाम है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब तो आप सभी जानते हैं, देश बनाना, है ना, देश से प्यार करना। सो नेशनलिज्म में हमने ये समझा कि हम कैसे देश को बनाए हैं। अब उसके बाद में आता है दोस्तों इंपीरियलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म हमने अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद अभी अब क्या देखेंगे, इंपीरियलिज्म देखेंगे। तो इंपीरियलिज्म क्या होता है ये थोड़ा समझिएगा। देखिए दोस्तों, नेशनलिज्म के तहत हमने देश तो बना लिया, अब वो देश क्या है ना, आगे जाके दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करेंगे ताकि उनका एरिया एक्सपेंड हो सके, वो और रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और बड़ा हो सके पहले से, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म, जिसमें एक देश दूसरे देश को कब्जा कर लेता है ताकि वो अपने आप को और बड़ा कर सके और ज़्यादा रिसोर्सेज को इंजॉय कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं देना चाहूँगा आपको कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है ना ब्रिटेन का, ये कहलाएगा इंपीरियलिज्म प्रोसेस, है ना, इंपीरियलिज्म वाला प्रोसेस कहलाएगा। आज की डेट में अगर प्रेजेंट हालातों में अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है वो कई सारे दूसरे देशों के एरिया को कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम कई बार बोलते हैं चाइना का जो अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है वो इंपीरियलिज्म वाला प्रोसेस चल रहा है। तो इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के एरिया को कब्जा करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने साइज को और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सके, है ना। तो इसी इंपीरियलिज्म के तहत क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1। चूंकि ये काफ़ी निगेटिव चीज़ है इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म काफ़ी पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। और वही इंपीरियलिज्म क्या है दोस्तों, ये काफ़ी निगेटिव अप्रोच है। तो इसी इंपीरियलिज्म के तहत क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1। और ये नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और वर्ल्ड वॉर 1, ये तीनों हम देखेंगे एक केस स्टडी के माध्यम से जिसका नाम है बाल्कन केस स्टडी। ओके, तो चलिए दोस्तों समझते हैं ये बाल्कन का केस स्टडी और इसमें कैसी ये तीनों चीज़ें आएंगी, ये भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो ये बाल्कन का केस स्टडी समझने के लिए उसका मैप देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, रोमानिया, क्रोएशिया, है ना, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ये वाला जो पूरा रीजन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जो पूरा एरिया है इसको कहते थे बाल्कन रीजन। क्या कहते थे दोस्तों, बाल्कन रीजन कहते थे। और इस पूरे बाल्कन रीजन में उस समय, ये 1871 के बाद की कहानी है। कब के बाद कहानी है, 1871 के बाद की कहानी है। तो उस समय ये जो टर्की वाला एरिया था, ओटोमन एम्पायर कहलाता था। ये क्या कहलाता था, ओटोमन एम्पायर। तो ये जो ओटोमन एम्पायर वाला एरिया है, इसने दोस्तों पूरे बाल्कन रीजन को कंट्रोल किया था, अपने कब्जे में रखा था, है ना। अब देखिए, समय के साथ में क्या होता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई रूल किया होता है तो हम काफ़ी समय तक तो सहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि भैया हमको भी आज़ादी चाहिए। जैसे भारत के ऊपर ब्रिटेन का शासन था, तो लास्ट में हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी पा ली है। तो यहाँ पर भी जो बाल्कन स्टेट्स में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी और यहाँ पर बेस बनेगा रोमांटिसिज्म। क्या दोस्तों बनेगा बेस यहाँ पर, रोमांटिसिज्म जो है मैंने आपको बताया था, है ना। रोमांटिसिज्म याद करिए कि रोमांटिसिज्म में कल्चर को आधार में रख के पूरी लड़ाई लड़ी जाती है। तो यहाँ भी जो कल्चर रोमांटिसिज्म वाला पूरा मूवमेंट चलेगा और किससे आज़ादी पाने की कोशिश की जाएगी, ये टर्की ओटोमन एम्पायर वाले रीजन से आज़ादी पाने की कोशिश की जाएगी। समय के साथ में ओटोमन एम्पायर का जो पावर है वो कम होने लगता है और इसी का बेनिफिट मिलता है दोस्तों इस पूरे बाल्कन रीजन को। और बाल्कन के रीजन के लोगों ने, जिनको हम स्लेव्स कहते थे, क्या कहते थे इनको, स्लैव्स कहा जाता था इनको। तो ये जो स्लैव्स हैं, ये जो लोग हैं दोस्तों, इन्होंने अपने पास्ट से भी इंस्पिरेशन लिया कि पहले एंसेंट टाइम पे हम लोग आज़ाद हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे, तो आज हम क्यों किसी दूसरे देश ओटोमन एम्पायर का हम गुलाम रहे। तो हमको चाहिए आज़ादी, और आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने बेस बनाया दोस्तों अपने कल्चर को। तो अल्टीमेटली इनको आज़ादी मिल जाती है। तो बुल्गारिया आज़ाद हो गया, मैसेडोनिया आज़ाद हो गया, है ना, रोमानिया आज़ाद हो गया। इस तरीके से बहुत से देश जो है वो आज़ाद हो जाते हैं।
तो आज़ादी के बाद में दोस्तों इनको आपस में भाईचारे के साथ में रहना चाहिए था, ब्रदरहुड के साथ में रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भाईचारे ब्रदरहुड को छोड़कर आपस में ही लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दिए। इन्होंने अपने पर्सनल आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को लेके और अपने एरिया को एक्सपेंड करने के चक्कर में ये आपस में ही जो है वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने चालू कर दिए, ये पूरे बाल्कन स्टेट्स आज़ादी के बाद में। अब चूंकि ये पूरे बाल्कन स्टेट्स आपस में ही एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे, तो इनके बीच में आपस में जो कोई भी यूनिटी नहीं थी दोस्तों, कोई भी यूनिटी इनमें नहीं थी। चूंकि इनमें कोई भी यूनिटी नहीं था, इसलिए इनको कोई भी बाहरी ताकत आके फिर से गुलाम बना सकता था। तो यहीं पर जो बाहरी ताकत है, जैसे यहाँ पर आप देखिए रशिया यहाँ पर है ना, यहाँ पर कौन है, रशिया। इधर से आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो पूरा एम्पायर है, इधर से आप देखेंगे फ्रांस है, ओके, इधर से आप देखेंगे जर्मनी है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, बहुत बड़े बड़े जो स्टेट थे, देश थे, वो अब यहाँ पर जो है वो अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ये चूंकि बाल्कन स्टेट आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनमें कोई यूनिटी नहीं है, तो क्यों ना इस बाल्कन स्टेट को ही कब्जा कर लिया जाए और अपने रिसोर्सेज और अपने पावर को बढ़ा लिया जाए दोस्तों, है ना। तो चूंकि यहाँ पर रशिया भी यही सोच रहा है, जर्मनी भी यही सोच रहा है, फ्रांस भी यही सोच रहा है, ऑस्ट्रिया भी यही सोच रहा है, हर कोई जो बड़े देश हैं वो इस पूरे बाल्कन रीजन पर अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। याद करिए, अपने एरिया को एक्सपेंशन करना किसी दूसरे के देश पर कब्जा करके क्या कहलाता है, इंपीरियलिज्म कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जो रशिया है, इनका जो पूरा अप्रोच है दोस्तों, ये कैसा अप्रोच है, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है ना। तो यही देश, यही जो बड़े बड़े देश हैं, इस बाल्कन रीजन को कंट्रोल करने के चक्कर में आपस में ही दोस्तों लड़ झगड़ बैठते हैं, है ना। जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये जो बाकी स्टेट हैं, इनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े की वजह से बाद में क्या हो जाता है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1। क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और वर्ल्ड वॉर 1 कैसे कनेक्टेड है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट रिकैप करता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, बाल्कन पहले किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। बाल्कन ने ओटोमन एम्पायर से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसको हम कहेंगे नेशनलिज्म। क्योंकि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नेशनलिज्म। एक बार इनको आज़ादी मिलने के बाद में ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, है ना। और इनके लड़ाई झगड़े की वजह से इनके में कोई बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी। क्योंकि इनके में यूनिटी नहीं थी, इस वजह से दूसरे बड़े बड़े देश, चाहे वो जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, रशिया हो, फ्रांस हो, ये इस पूरे बाल्कन रीजन, चूँकि बहुत बड़ा था, इस पूरे बाल्कन रीजन पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करने के प्रोसेस में आपस में ही लड़ बैठते हैं सभी बड़े देश, और ये आगे लेके जाता है वर्ल्ड वॉर 1, है ना। चूंकि वो दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये किसके ऊपर कोशिश कर रहे थे, बाल्कन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है दोस्तों, इंपीरियलिज्म। क्या कहा है इसको, इंपीरियलिज्म कहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो यहाँ पर आपको इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और वर्ल्ड वॉर 1 का बहुत ही ज़बरदस्त एक जो कॉम्बिनेशन है बाल्कन स्टेट में, वो आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिला होगा। अब आइए दोस्तों, आगे इस टॉपिक को हम लोग नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर नोट्स के माध्यम से देखेंगे तो ये जो पूरी कहानी है दोस्तों बाल्कन की, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1871 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1871 से। ये नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, आगे जाके बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवीजन में और आंसर राइटिंग में बहुत आपकी मदद करेगा, है ना। यहाँ पर देखिए, जो बाल्कन है ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था दोस्तों, ये यूरोप का बहुत बड़ा इलाका था, जिसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया और ऐसे बहुत से देश जो हैं इसके हिस्से थे। और इन सभी देशों के लोगों को कहा जाता था स्लैव्स। क्या कहा जाता था, स्लैव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन देशों में काफ़ी डाइवर्सिटी थी, काफ़ी वैरायटी थी, इथनिक और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी था। ज्योग्राफिकल मतलब एरिया वाइज। ये देखिए, एरिया सभी का अलग अलग है ना, ये एरिया वाइज भी डाइवर्स थे और इसके अलावा इनका इथनिक डाइवर्सिटी भी था, मतलब इनका लैंग्वेज और कल्चर भी क्या था, बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। यही सेकंड पॉइंट में बताया गया है। अब ये चूंकि ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, ओटोमन एम्पायर कहाँ है, ये है दोस्तों टर्की वाला रीजन कहाँ है, ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। इसीलिए ओटोमन एम्पायर से आज़ादी के लिए इन्होंने क्या चलाया, रोमांटिक नेशनलिज्म चलाया। जो रोमांटिसिज्म वाला है ना, कल्चर के आधार पर देश बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म कहते हैं दोस्तों, है ना। आगे जाके जो है वो यूरोप, जो ये पूरा ओटोमन एम्पायर वाला रीजन है वो कमज़ोर पड़ जाता है और ये सभी देश जो है दोस्तों क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो
हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये अपने हिस्ट्री से भी इंस्पिरेशन लेते हैं कि हिस्ट्री में जो है हम लोग काफ़ी आज़ाद थे, काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, तो अब क्यों किसी दूसरे देश के अंदर में गुलाम रहे। तो इस पॉइंट में दोस्तों यही बताया जा रहा है कि जैसे पहले इतिहास में, पास्ट में वो पहले आज़ाद देश हुआ करते थे, तो अभी क्यों किसी ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहे, उनके कब्जे में रहे, है ना। तो वो अपनी खोई हुई आज़ादी फिर से वापस चाहते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही उनको आज़ादी मिलती है उसके बाद वो आपस में अच्छा रिलेशन बनाने की बजाय आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होना चालू हो जाता है उनके बीच में आपस में जेलेसी की भी भावना आ जाती है कि हमको ज़्यादा मिले। इस तरीके से जो जितने भी बाल्कन स्टेट्स थे उनमें जेलेसी की भावना भी आ जाती है दोस्तों। तो जहाँ फ्रेंडशिप आना चाहिए वहाँ क्या आ चुकी है, जेलेसी आ चुकी है। इस वजह से उनमें कोई यूनिटी नहीं था और वो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहिए था। टेरिटरी का मतलब होता है एरिया। चूंकि वो आपस में लड़ रहे थे, जेलेसी की भावना थी, इसीलिए दोस्तों जो बड़े बड़े देश थे जैसे रशिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, इनको लगा कि ये कंट्रोल कर सकते हैं बाल्कन स्टेट्स में और अपने नवल और मिलिट्री जो पावर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चूंकि ये सभी के सभी बाल्कन स्टेट्स में कब्जा करना चाह रहे थे, इसी वजह से अंत में इनके बीच ही लड़ाई हो गया और इसी लड़ाई ने आगे जाके किसका रूप ले लिया दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया, है ना। तो इस पूरे नोट्स में यही बात बताया गया है जो हमने अभी बहुत अच्छे से ओरल एक्सप्लेनेशन में समझा। आई होप कि नेशनलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है, कैसे इंपीरियलिज्म से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और कैसे ये पूरे बाल्कन स्टेट्स ने इन तीनों ही चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ में बताया गया है, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस बीच बीच में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं दोस्तों। जैसे कुछ मैंने यहाँ पर सैंपल इंक्लूड किया है, जैसे कि डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस प्रिवेल्ड इन बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप, है ना। और यहाँ पर एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है, हाउ डिड बाल्कन्स बिकम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो इस नोट्स में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इस नोट्स को ज़रूर आप अपने कॉपी में लिखिएगा ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की आपकी हैंड राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग क्वालिटी भी अच्छे से इंप्रूव हो, है ना। तो आई होप ये जो पूरा टॉपिक है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो लास्ट टॉपिक था ये हमारे चैप्टर का बहुत ज़बरदस्त तरीके से समाप्त होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस किया, वहाँ से नेशनलिज्म निकल के आता है, उस नेशनलिज्म के आधार पे काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं, फिर उस रिवॉल्यूशंस के आधार पे देश बनते हैं, फिर देश को हम विजुअलाइज करते हैं, फिर लास्ट में उसी नेशनलिज्म से एक इंपीरियलिज्म की भावना आती है, फिर उसी इंपीरियलिज्म के माध्यम से वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। तो इन सभी टॉपिक को दोस्तों हमने बड़ा खूबसूरती के साथ में बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझा है और आपका मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूं कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ में बने रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं एक इस पूरे चैप्टर का रिकैप वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस पूरे चैप्टर को बड़े ही शॉर्ट तरीके से समराइज रूप में जो है आपको प्रेजेंट किया जाएगा ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आपको अच्छे से इसका हेल्प मिले, है ना। तो उस वीडियो का भी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में add कर देंगे. So we will meet you in the next video. In next video we will discuss about the important board examination question and answer. जो क्वेश्चंस है, आंसर्स है, वो सभी को हम बहुत अच्छे से देखेंगे. तो वो वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा. बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, है ना. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.